प्यारे छात्रों, आज हम विज्ञान विषय में जैव प्रक्रम के भाग 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे बॉडी में होता है उसके बारे में बताया था, जिसमें ब्लड को ले जाने वाली 2 नलिकाएं बताया था, वाहिकाएं बताया था, जो कि शिरा होती है, जो कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है, जो उसको प्योर किया जाता है। और एक बताया था धमनी, जो कि शुद्ध रक्त को शरीर के पूरे भागों में ले जाती है। अब इस जो वेसल्स हैं, जो ब्लड को ले जाने वाली ट्यूब हैं, नलिकाएं हैं, तो ब्लड उनके वाल्स पर जो है प्रेशर लगाता है, उनकी दीवारों पर प्रेशर लगाता है। इसको रक्त दाब कहते हैं। शिराएँ पूरे शरीर से इकट्ठा करके हृदय तक रक्त को लाती हैं, तो इनमें प्रेशर कम होता है, जबकि धमनियों में हार्ट से तेज़ी से ब्लड को पंपिंग किया जाता है, जो काफ़ी फोर्स के साथ ब्लड जो है बाहर निकलता है। इसलिए जो धमनी का प्रेशर होता है, धमनी का प्रेशर शिराओं के प्रेशर से कम, धमनी का प्रेशर अधिक होता है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि प्रेशर कैसे लगता है। प्रेशर 2 तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। मैं कल हार्ट के बारे में बताया भी था कि यहाँ लेफ्ट वाला पार्ट शुद्ध रक्त को ढोता है, यहाँ अलिंद से जो है नीले में आता है। अब इस बाएं नीले से जो है रक्त जो है महाधमनी में जाता है। महाधमनी से छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं, जो कि पूरे शरीर में ब्लड को ले जाती हैं। तो इस ब्लड को ले जाने में प्रेशर होता है, जैसे हम लोग उसको नापते भी हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो बाएं नीले का जब संकुचन होता है, यहाँ पर जब बायां नीले ये संकुचन होगा तो धमनी में रक्त जाएगा। तो धमनी में उस समय बहुत काफ़ी प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया है कि जब यहाँ पर धमनी के अंदर प्रेशर है, ये दिखाया है यहाँ पर, जब यहाँ पर हवा भरते हैं तो धमनी के अंदर जो प्रेशर होता है 100 जो लगता है, एक मिनट, जब ब्लड जो है नीले के संकुचन द्वारा धमनियों में पहुँचता है, तो उस समय जब वो सिकुड़न होता है नीले में, तो उसमें धमनियों में जब प्रेशर पड़ता है तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है या प्रकुंजन दाब कहा जाता है। उसको सामान्य मनुष्य के लिए 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। और फिर जब वो ब्लड फ्लो होकर के नीचे आ जाता है, या यहाँ पर दिखाया है कि वो ब्लड चला जाता है, तो जब इधर ब्लड आ जाएगा तो यह प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी। नीले में फिर ब्लड इकट्ठा होगा, जब उससे निकलता है तो उसको संकुचन कहा जाता है। फिर उसमें भरता है जब, तो उसको शिथिलन कहा जाता है। तो फिर वहाँ चला, इसमें ब्लड आ जाएगा, तो उस समय का जो प्रेशर नापेंगे तो उसको सामान्य मनुष्य के लिए 80 मीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। तो जो धमनी में अभी नहीं आया रहता है, तो उस समय का जो प्रेशर होता है, जब वो संकुचन होता है नीले में तेज़ी से दाब पड़ता है, तो उस समय के प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, जो कि 120 मिलीमीटर होना चाहिए। और जब उसमें शिथिलन होने लगती है, संकुचन के बाद जब शिथिलन होने लगती है, ब्लड आ जाता है धमनी में, तो उस समय का जो प्रेशर होता है उसको डिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। उसको सामान्य मनुष्य के लिए 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। अगर 180-20 से अधिक, मान लें किसी में हाई बीपी किसी का होता है, हाई बीपी होने का मतलब कि उसकी जो धमनियाँ होती हैं उसमें किसी तरह का सिकुड़न है, जिससे ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पा रहा है। हाइपरटेंशन इसको कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को। इस वजह से हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की समस्या होती है। ब्लड सही से फ्लो, यानी ब्लड को फ्लो होने से रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है, तो इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। कभी कभी ये होता है कि लो बीपी की भी समस्या लोगों में होती है। लो बीपी का कारण होता है कि ब्लड में खून की कमी होती है। खून की कमी होने की वजह से ब्रेन, जो ऊंचे वाले स्थान होते ब्रेन तक
खून नहीं पहुंच पाता है तो उस समय चक्कर आता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम, पैनिक अटैक की प्रॉब्लम तमाम होती है। और ब्लड प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है उसको स्फिग्मोमाइनोमीटर कहा जाता है। तो इतनी चीज़ों को मैं विस्तार से इसमें जो बताया हूँ उसको यहाँ लिख भी दिया हूँ कि कब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक होता है, कब डिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, डिस्टोलिक का 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। 80 से नीचे है तो लो ब्लड प्रेशर, 80 से ऊपर है तो डिस्टोलिक वाले में हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसी तरह से सिस्टोलिक वाले में 120 से ऊपर है तो हाई ब्लड प्रेशर, 120 से नीचे है तो लो ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पादपों में परिवहन कैसे होता है। इसके बारे में तो इसे 9th क्लास में बताया जा चुका है। पादपों में उसमें कनेक्टिव टिश्यू संवहन ऊतक के बारे में पढ़ाया गया है कि दो उसमें होते हैं सर्कुलेट करने वाले, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम इसमें जड़ों से पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन बनाती है, भोजन बनाने के लिए खनिज लवण तथा जल चाहिए, तो जाइलम होता है जो कि जड़ों से पानी तथा खनिज लवण को वहां तक पहुंचाता है। फ्लोएम होता है जब पत्तियां भोजन बना देती हैं तो उस भोजन को पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। यह 9th क्लास में ही पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन यहाँ पर भी दिया है, मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। अब इसके बारे में कैसे कैसे यह जाइलम अपना कार्य करता है, कैसे फ्लोएम कार्य करता है, इसके बारे में विस्तार से इसमें लिख दिया हूँ कि जाइलम क्या होता है। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़, अब जाइलम कैसे पानी को ऊपर तक कैसे पानी जाता है, यह भी है कि जब जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं तो मृदा और जड़ के बीच में घर्षण की वजह से उसमें आयन उत्पन्न हो जाता है। आयन उत्पन्न होने की वजह से मृदा वाला पार्ट जड़ से हमेशा फ्रिक्शन हो रहा है, उस वजह से तो मृदा वाले में आयन की संख्या ज़्यादा हो जाती है और रूट वाले में आयन कम होता है। तो आयन का ट्रांसफ़र ज़्यादा से कम की तरफ होता है। तो जो मृदा होती है, मृदा के जल वाले पार्टिकल होते हैं वह जड़ से प्लांट की तरफ पहुँचते हैं, जड़ में पहुँच जाते हैं और जड़ से धीरे धीरे पूरे प्लांट में पहुँच जाते हैं। आयन में डिफरेंस होने की वजह से मृदा से जल के आयन जो होते हैं वह जड़ में पहुँचने लगते हैं, जड़ से पत्तियों में पहुँचता है। एक और भी प्रोसेस होती है कि जो पत्तियाँ भोजन बनाती हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा जल होता है, जितना वाटर की ज़रूरत होती है उतना का तो भोजन बनाती हैं, जो एक्स्ट्रा जल होता है उसका पत्तियों द्वारा बाहर निकाल देते हैं, वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में जो है वाटर बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को जो है पत्तियों द्वारा एक्स्ट्रा वाटर को बाहर जल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा जल का वाष्पोत्सर्जन होगा तो पत्तियों से जल चला जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर जाइलम से उस पर वाटर पहुंचता जाएगा, उसमें पानी कम हो जाएगा, जाइलम पे में वाटर रहेगा, तो वाटर इस तरह से हमेशा एक प्रोसेस के थ्रू वाटर हमेशा पत्तियों तक पहुंचता रहेगा, भोजन बनता रहेगा। ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादपों के वायवीय भागों द्वारा, यानी जो पत्तियां होती हैं जल का इवापोरेशन भी करती हैं। जो एक्स्ट्रा जल होता है फिर रिटर्न होकर आता नहीं है, वहीं से जल से ही जो उसका इवापोरेशन हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा भी इम्पॉर्टेंट होती है कि पत्तियों द्वारा जल को वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस वाष्पोत्सर्जन का क्या यूज होता है? इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। पहला, जल के पत्तियों द्वारा एक बार उत्सर्जन होगा
जल का, तो उसको फिर जो है जाइलम से जो तो उसमें पानी जाता जाएगा। तो ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी। तो इसका वाष्पोत्सर्जन का क्या यूज होता है? जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक होता है उसको वाष्पोत्सर्जन। और हमेशा वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा पत्तियों से, तो पेड़ पत्तियों का तापमान भी हमेशा नियमित बना रहेगा। पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन होगा, पत्तियां हमेशा ठंडा बनी रहेगी। पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है? स्थानांतरण करने वाला मेन रूप से होता है फ्लोएम होता है, कि जो कि पत्तियों में भोजन बन जाता है तो उसमें फ्लोएम तक होता है, जो कि सभी भागों तक पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहा जाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। यानी जब भोजन तैयार हो जाएगा तो पेड़ के सभी भागों में उसको पहुंचा दिया जाता है फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से होता है। जब हम फ्लोएम द्वारा भोजन को पहुंचाए तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा परासरण बल द्वारा स्थानांतरण होता है। यानी सुक्रोज का कैसे पहुंचेगा चारों तरफ? परासरण बल द्वारा जो होता है, भोजन जो है चारों तरफ पूरे पौधों में पहुंच जाता है। तो आज हम लोग को इतना ही पढ़ना था। अगला एक पार्ट रह गया जो कल एक ही दिन में और ख़त्म हो जाएगा, वह है एक्सक्रेशन, या उस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन के बारे में हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे अगले दिन।